Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, महत्वपूर्ण चीज़ों को हम नई सोच और नए तरीके से हम पढ़ते हैं। तो इस एमसीक्यू को भी नए तरीके से हम सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू का। क्वेश्चन नंबर 1, कृषक समाज एक स्वतंत्र एवं स्वकेंद्रित किनका समूह है? ए ग्रामीण लोग, बी खेती करने वाले लोग, सी सांस्कृतिक लोग, डी धार्मिक लोग। तो यहाँ क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ ले। क्वेश्चन क्या करें? कृषक समाज एक स्वतंत्र और स्वकेंद्रित है, किसका समूह है? तो कृषक समाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीजेंट सोसाइटी। पीजेंट सोसाइटी की अवधारणा कौन देते हैं? रेडफील्ड महोदय देते हैं। पीजेंट सोसाइटी की अवधारणा रेडफील्ड महोदय देते हैं। रेडफील्ड महोदय ने पीजेंट सोसाइटी की अवधारणा किन लोगों के अध्ययन के लिए दिया है? ग्रामीण लोगों के अध्ययन के लिए दिया है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। वे कहते हैं कि पीजेंट सोसाइटी की जो अवधारणा, गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो किस तरह से रहते हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, इसके अध्ययन के लिए उन्होंने एक अवधारणा दी जिसे पीजेंट सोसाइटी, लोक समाज या कृषक समाज ये कहते हैं। रेडफील्ड कृषक समाज को अवशिष्ट समाज कहते हैं। अवशिष्ट समाज कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये कहते हैं कि एक तरफ जनजातीय समाज है और इनसे जो कुछ बचा वो कृषक समाज है। तो इसलिए जनजातीय समाज से जो कुछ बचा वो कृषक समाज है, तो इसलिए ये इसे अवशिष्ट कहते हैं। वहीं क्रोबर महोदय इसे मध्यवर्ती समाज कहते हैं। ये कहते हैं कि क्या है, एक तरफ जनजातीय समाज है और एक तरफ नगरीय समाज है और बीच में क्या है? बीच में कृषक समाज है, तो इसलिए इसे मध्यवर्ती समाज कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जामिनेशन में पूछता है ये। मध्यवर्ती समाज किसने कहा है, अवशिष्ट समाज किसने कहा है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारे इससे संबंधित पॉइंट्स को हम यहाँ नए तरीके से देखेंगे, हल करने के नए तरीकों को देखेंगे जिससे आप अधिक से अधिक गेन कर सकें। तो यहाँ फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो प्रतिमान स्थिर होते हैं तथा एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते हैं कहलाते हैं? सांस्कृतिक पूर्णताएं, सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं, सांस्कृतिक विशिष्टताएं, सांस्कृतिक अवशेष। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये कह रहा है कि प्रतिमान, जो नियम होते हैं, सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं, स्थिर होते हैं और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति और एक युग से दूसरे युग में संचरण होता रहता है इनका, ये बदलते नहीं हैं, अर्थात इनका संचरण होता रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से अगली पीढ़ी, ये बढ़ते रहते हैं। कुछ ऐसी नियम होते हैं, कुछ ऐसे हमारे कार्य होते हैं, कुछ ऐसी संस्कृति की विशेषताएं होती हैं जो लगातार हर पीढ़ी में अपनाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो सांस्कृतिक पूर्णताएं यह कोई टर्म नहीं है। सांस्कृतिक सार्वभौमिकता वो होती है जो ऐसी संस्कृति जो सभी जगह पाई जाती है, तो इसे सांस्कृतिक सार्वभौमिकता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख ले, मर्डाक ने परिवार को क्या कहा है? सार्वभौमिकता के रूप में देखा है कि यह सभी जगह पाया जाता है। और सांस्कृतिक विशिष्टताएं, जो विशेष समाज में विशेष तरह की जो संस्कृति होती है उसे विशेष सांस्कृतिक विशिष्टता कहते हैं। और हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा डी, सांस्कृतिक अवशेष। सांस्कृतिक अवशेष की बात टायलर महोदय करते हैं। टायलर महोदय कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम देख लें कि कोट के बाजू में 3 बटन लगाना, ये क्या है? ये सांस्कृतिक अवशेष है। बहुत पहले से ही यह चला आ रहा है और लगातार आज भी हमारी कोट के बाजू में 3 बटन लगाए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे कल्चर हैं जो हेरिटेज हो रहे हैं,
उनका संचरण हो रहा है एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में, एक युग से दूसरे युग में हमेशा इसका संचरण होता रहता है। यहाँ एक और चीज़ देख ले, राल्फ लिंटन महोदय आते हैं जो 3 तरह की संस्कृति की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला याद रख लेगा, यूएसए यूनिवर्सल अर्थात सार्वभौमिक, स्पेसिफिक अर्थात विशिष्ट, और ए से अल्टरनेटिव कल्चर। सांस्कृतिक सार्वभौमिकता, विशिष्ट संस्कृति और संस्कृति विकल्प, ये 3 तरह की संस्कृति की बात लिंटन महोदय करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने 2 का आंसर डी देखा है, तो 2 का आंसर हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका को महत्व प्रदान किया है? मार्क्स, वेबर, पेरेटो एवं टाइनवे। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को पहले देख ले। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, इसको एक फॉर्मूला से समझिए। वस्तु, समय और भिन्नता, ये सारी चीज़ें, 3 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। ये तीनों होती हैं तब जाके सामाजिक परिवर्तन होता है। जब किसी वस्तु में 2 समयों के बीच में जो भिन्नता होती है उसे ही हम परिवर्तन कहते हैं, और जब यह समाज से संबंधित हो जाता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका की बात कौन करता है? यह करते हैं मैक्स वेबर महोदय। 3 का आंसर तो हमारा मिल गया बी, मैक्स वेबर महोदय। अगर इससे संबंधित कुछ और कारकों को देख लें तो यहाँ सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका अर्थात विचार को एक कारक के रूप में मानते हैं। कुछ अन्य कारकों की यहाँ हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक कारक कौन मानता है? सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक कारक मार्क्स मानते हैं। प्रौद्योगिकी कारक वेबलन मानते हैं। भौगोलिक हटिंगटन मानते हैं। सांस्कृतिक कारक सोरोकिन, और कहीं कहीं नाम लेस्ली वाइट का भी आता है। सामाजिक परिवर्तन में विचारों की बात कौन करते हैं? काम्ट और वेबर महोदय करते हैं। काम्ट और वेबर महोदय। धर्म को परिवर्तन का कारण कौन मानते हैं? वेबर महोदय मानते हैं। जनसंख्या को परिवर्तन का कारण कौन मानते हैं? ये माल्थस महोदय मानते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसे नोट कर लीजिएगा। जो हम पढ़ते हैं कि समय निर्धारणवाद की जो अवधारणा है, आर्थिक निर्धारणवाद किसने दिया, प्रौद्योगिक निर्धारणवाद क्या किसने दिया, तो यही सारी चीज़ें, निर्धारणवाद मतलब सामाजिक परिवर्तन में कौन कौन से कारक निर्धारण भूमिका निभाते हैं, इसी की बात यहाँ हो रही है। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ मिल गया बी। कॉपी एंड पेन निकालिए और ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। कभी भी आपको मैचिंग के रूप में या क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। देखिए एक क्वेश्चन से आपको कितने सारे पॉइंट्स, कितने सारे क्वेश्चंस बनकर तैयार हो सकते हैं। तो तैयारी इसी तरह करिए। 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म परिस्थिति को दर्शाता है? डॉक्टर एवं ब्राह्मण, शिक्षक एवं कुम्हार, इंजीनियर एवं शोधकर्ता, शोधकर्ता एवं चमार। तो यहाँ हम देखें तो युग्म परिस्थिति की बात कौन करता है? विर्स्टीड महोदय करते हैं। विर्स्टीड महोदय करते हैं। और परिस्थिति की सबसे पहले बात कौन करते हैं? वेबर महोदय करते हैं। वहीं भूमिका की सबसे पहले बात मिड महोदय करते हैं। और भूमिका और परिस्थिति को एक साथ सर्वप्रथम किसने किया अध्ययन किया? विस्तृत अध्ययन लिंटन महोदय ने किया। इनकी बुक है द स्टडी ऑफ मैन। इसमें उन्होंने परिस्थिति एवं भूमिका को सर्वप्रथम रखा। इसमें इन्होंने परिस्थिति एवं भूमिका को 2 भागों में बांटा। प्रदत्त परिस्थिति
एवं भूमिका और अर्जित प्रस्थिति एवं भूमिका। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ शॉर्टकट लिख रही हूँ। यह प्रस्तुत प्रस्थिति की भी बात करते हैं और प्रदत्त भूमिका की भी बात करते हैं, अर्जित प्रस्थिति की भी बात करते हैं और अर्जित भूमिका की भी बात करते हैं। तो इस तरह से परिस्थिति संबंधित हमने देखा। अब आंसर को जान ले। डॉक्टर और ब्राह्मण यह कहीं से मैच नहीं हो रहा है। शिक्षक और कुम्हार यह भी मैच नहीं हो रहा है, युग्म नहीं बन रहा है। शोधकर्ता और चमार यह भी युग्म नहीं बन रहा है। इंजीनियर एवं शोधकर्ता यह युग्म बन सकता है। तो हमारा 4 का आंसर हो जाएगा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित में से कौन समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसके उल्लंघन पर समाज कठोर दंड देने हेतु अग्रसर होता है? प्रथा, रूढ़ियाँ, वैचारिकी या लोक रीतियाँ। तो अगर हम देखें तो कौन सा इतना महत्वपूर्ण है कि समाज, अगर हम उसका उल्लंघन करेंगे तो समाज हमें कठोर दंड देगा। तो यह जो टॉपिक है, यह जो क्वेश्चन है, यह किससे संबंधित है? संस्था से संबंधित क्वेश्चन है। संस्था की बात किसने की थी? विस्तृत व्याख्या समनर महोदय ने की थी। इनकी बुक है फोकवेज। 1906 में इनकी ये बुक आती है, फोकवेज। और संस्था के निर्माण में संस्था कैसे बनती है, इसकी ये बात करते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है, IHFCMI। इसी में इसका आंसर है। आई से क्या होता है? विचार होता है। और जब विचार या हमारा जो कार्य है, विचारों से जो हम कार्य करते हैं, और जो यही विचार और कार्य आई के साथ क्या होता है, जब यह हमारी आदत बन जाती है तो हैबिट हो जाता है। और हैबिट क्या होता है? जब लोगों के हैबिट बन जाती है, समूह की आदत बन जाती है, तो ये क्या हो जाता है? फोकवेज हो जाता है। और जब फोकवेज और प्लस और जब इसे सामाजिक मान्यता मिल जाती है और इसमें सामाजिक अनुभव जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाता है? कस्टम हो जाता है। आगे चल के कस्टम के साथ जब इसमें समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है और जो जिसके साथ बाध्यता जुड़ जाता है, अर्थात यह नहीं करने पे दंड की बात होती है, और तो यह मोर्स बन जाता है। मोर्स और जो कार्य प्रणाली है, मोर्स और कार्य प्रणाली प्लस एक जब ढांचा के रूप में यह सब मिलकर क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशन का निर्माण करते हैं। इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हम इसमें ढूंढ लेंगे। कठोर दंड कहाँ मिलेगा? जहाँ बाध्यता होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? मोर्स। मोर्स मतलब होता है रूढ़ियाँ। तो हमारा 5 का आंसर यहाँ हो जाएगा बी। अब आप क्लियर होंगे कि प्रथा किसको कहते हैं, रूढ़ियाँ किसको कहते हैं, वैचारिकी और लोक रीतियाँ संस्था के निर्माण में किस तरह से महत्व रखते हैं। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा और हमेशा यह आप लोगों के काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एंजिल्स, कार्ल पॉपर। तो यह बुक का नाम है और बहुत इजी है यह क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा 6 का ए। यह बुक किसकी है? मैक्स वेबर की है। चलिए कुछ एडिशनल जानकारी इसमें देख लें। मैक्स वेबर की और पुस्तकों को हम लोग देख लेते हैं। तो इनकी एक और बुक आती है द प्रोटेस्टेंट इथिक, एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इनकी दूसरी बुक है रिलीजन ऑफ इंडिया, और बुक है इनकी रिलीजन ऑफ चाइना, एंशिएंट जुडाइज्म भी इनकी बुक है। द सिटी
याद रखिएगा, बहुत बार ये कोई बुक का नाम पूछता है। द सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बुक वेबर महोदय ने लिखी है और द सिटी नाम की लेख पार्क महोदय लिखते हैं। एक इनकी बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पूछता है, क्योंकि इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक पार्सन्स और स्पेंसर मिलके भी लिखते हैं। तो यहाँ कभी कभी क्वेश्चन पार्क और स्पेंसर से भी मिलके आ जाता है और कभी कभी मैक्स वेबर के नाम से भी आ जाता है। और इनके मुख्य पुस्तकों में है द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस। नेक्स्ट इनकी बुक हो जाती है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है? मॉर्टन तथा राशि ने, ह्यूमन तथा मॉर्टन ने, कूले तथा ह्यूमन ने, रॉशी तथा कूले ने। तो यहाँ देखें हम, तो संदर्भ समूह व्यवहार की बात हो रही है, तो संदर्भ समूह व्यवहार में हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि संदर्भ समूह व्यवहार की सर्वप्रथम बात ह्यूमन या ह्यूमन यहाँ है, यहाँ ह्यूमन नहीं होगा, हाइमन हो जाएगा। और इसकी विस्तृत व्याख्या मॉर्टन महोदय करते हैं। तो इस 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। संदर्भ समूह से संबंधित मैंने बहुत सारी जानकारियाँ पिछले एमसीक्यू में मैंने बताई हैं और संदर्भ समूह से संबंधित वीडियो भी बना हुआ है, उसको वहाँ ज़रूर देखिए और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उसके डाउट्स अपने सारे वहाँ क्लियर करिए। तो 7 का आंसर हमारे यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसने समाज को सरल, मिश्रित, दोहरे एवं तिहरे मिश्रित में व्यक्त किया है? दुर्खिम, टॉनिज, कूले, स्पेंसर। तो यहाँ अगर हम देखें, हमारा आंसर तो बन जाता है यहाँ डी, स्पेंसर। सरल मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तिहरे मिश्रित की बात स्पेंसर महोदय करते हैं। स्पेंसर महोदय और किस तरह से समाज को बांटते हैं? यह सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की भी बात करते हैं। दूसरी व्याख्या, जब उद्विकास की बात करते हैं तो समाज के उद्विकास में हप्पाई की अवधारणा देते हैं। हंटिंग सोसाइटी, पोस्टोरल सोसाइटी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो स्पेंसर महोदय ने इस तरह से समाज के 3 तरीके से व्याख्या करते हैं। दुर्खिम महोदय को देखें तो यह सरल समाज, बहुखंडीय समाज, मिश्रित बहुखंडीय समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज की बात करते हैं। टॉनिज महोदय जेमेन सॉफ्ट और जेसेल सॉफ्ट, जेमेन सॉफ्ट एंड जेसेल सॉफ्ट याद रखेंगे। और कूले महोदय किस तरह से समाज की बात करते हैं? सजातीय समाज और विषम जातीय समाज, सजातीय समाज और विषम जातीय समाज की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हमें क्या बताना है? सही नहीं कौन सा है? द सोशल सिस्टम, यह पार्सन्स की बुक है। द सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया होगा, यह श्रीनिवास की बुक है। प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, अभी हम लोगों ने देखा, यह मैक्स वेबर की बुक है। पावर एलिट, यह दुर्खिम की बुक नहीं है। पावर एलिट किसकी बुक है? सी राइट मिल्स की बुक है। तो यहाँ डी हमारा आंसर हो जाएगा सही। दुर्खिम की अगर बात करें तो दुर्खिम के कुछ बुक्स को यहाँ देख लेते हैं। इनकी बुक सबसे पहले आती है द डिवीजन ऑफ लेबर। दूसरी इनकी बुक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड।
तीसरी इनकी बुक आ जाती है द सुसाइड, और चौथी इनकी बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। नेक्स्ट इनकी बुक है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, और मोरल एजुकेशन भी इनकी एक बुक है। तो यहाँ हमने दुर्खिम से संबंधित जो कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसको यहाँ हम लोगों ने देखा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और दुर्खिम से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए सारे बुक्स में दुर्खिम को इस बुक में कौन कौन सी अवधारणा देते हैं इसके बारे में वहाँ डिटेल वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। 9 का आंसर हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने द्वितीयक समूह को शीत जगत के रूप में समझा है? ए कूले, बी हिलर, सी टॉनिज, डी लैंडिस। तो ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, पिछली बार भी ये क्वेश्चन था। द्वितीयक समूह को शीत जगत किसने कहा है? लैंडिस महोदय ने कहा है। तो 10 का आंसर हमारा हो गया डी। लैंडिस महोदय से एक और कथन याद कर लीजिएगा कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, सामाजिक नियंत्रण से संबंधित यह इनका कथन है, याद कर लीजिएगा। हीले महोदय प्रमुख परिस्थिति की अवधारणा देते हैं। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ए एडलर, जैक डलगस, इरविंग गॉफमैन, एंड्रयू विगर्ड। तो यहाँ हम देखें तो सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ यह पुस्तक एंड्रयू विगर्ड की है। 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। इरविंग गॉफमैन की पुस्तक इसी से मिलती जुलती है, कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा, क्योंकि कई बार लगेगा कि ये गॉफमैन की बुक है, लेकिन नहीं है, गॉफमैन की बुक है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। इनकी बुक है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये इनकी बुक है। एसएलएम्स भी इनकी बुक है। स्टिग्मा, फॉर्म्स ऑफ टॉक, पब्लिक बिहेवियर, ये सभी गॉफमैन के इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। तो आई थिंक आज की जो एमसीक्यू है ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम यहाँ एक क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के आंसर हम जान सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम किसी चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ कवर हो जाते हैं। तो आई थिंक ये जो आज का एमसीक्यू आप लोग के हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।